हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहला जो टॉपिक होगा वो होगा क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट। आई होप कि आप लोगों में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, आप लोगों को शायद पता होगा। नहीं भी पता होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज हम लोग कंप्लीट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं और इससे भी एंट्रेंस एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक हम लोग शुरू किए थे उसका नाम था द्रव में अवस्था परिवर्तन। हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था कि द्रव अपना अवस्था परिवर्तन कर सकता है, मैटर जो है अपने स्टेट्स को चेंज कर सकता है, और उसका स्टेट चेंज होने के लिए यानी कि अवस्था परिवर्तन होने के लिए जो टेम्परेचर होता है, ताप जो होता है, वो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। विदाउट टेम्परेचर, विदाउट ताप कोई भी द्रव अपना अवस्था परिवर्तन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो चलिए उसी का हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यानी कि पिछले वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक शुरू किए थे उसी का आगे का पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्वथनांक के बारे में यानी कि बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, और थोड़ा समझ के पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन जो है ना बहुत घुमा फिरा के भी आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। लेकिन जिन स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट अच्छा होता है ना, क्वेश्चन कैसे भी घुमाए फिराए आप पकड़ लेते हो, क्वेश्चन को अच्छे से उसका आंसर कर पाते हो। चलो देखो क्या हमने लिखा है। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू होता है वायुमंडलीय दाब पर उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है तथा यह प्रक्रम क्वथन कहलाता है। फिर से थोड़ा सा पढ़ के समझाने का कोशिश करते हैं। वह निश्चित ताप मतलब ताप का कोई निश्चित जो है मान होगा जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू होता है। उबलना मतलब कोई द्रव है वो क्या हो जाए, उबलना शुरू हो जाए वायुमंडलीय दाब पर। ठीक है, उस समय जो वहाँ पे वायुमंडलीय दाब होगा, उस वायुमंडलीय दाब पे कोई द्रव है उबलना शुरू हो गया, उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है तथा यह प्रक्रम क्वथन कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा अब मैं समझा रहा हूँ वैसे समझिए। ठीक है, क्योंकि ये सारा चीज़ जो है ना हम लोग डे टू डे लाइफ में अपना देखते आए हैं, इसको एब्जॉर्ब करते रहते हैं। जैसे मान लो कोई बर्तन में पानी रख दिए और उसको चूल्हा के ऊपर रख दिए, चूल्हा को ऑन कर दिए। होता क्या है कि पानी धीरे धीरे गर्म होता है और एक टाइम के बाद उस पानी में उबाल आ जाता है। और ऐसा कभी नहीं होता कि पानी मान लो ठंडा पानी रखे हो या नॉर्मल पानी रखे हो तो जैसे चूल्हा ऑन किए उसी समय उबलने लगता है, ऐसा कभी आपने नहीं देखा होगा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। नॉर्मल पानी होगा, ठंडा पानी होगा तो कुछ टाइम के बाद ही वो उबलना शुरू होता है, और जिस टेम्परेचर वैल्यू पे वो उबलना शुरू हो जाता है उस टेम्परेचर वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को क्वथनांक बोलते हैं। और जहाँ तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बात है तो उस समय वहाँ पे कुछ ना कुछ हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है जिसको वायुमंडलीय दाब बोलते हैं वो तो रहता ही है। तो एक बात एकदम क्लियर कट होना चाहिए, ठीक है, मेरी तरफ से एकदम याद रखना है। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ने के लिए आप हमेशा दो चीज़ याद रखना कि बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक का जब भी बात किया जाएगा तो दो टर्म याद रखना है। पहला टर्म याद रखना है टेम्परेचर और दूसरा टर्म याद रखना है प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर बोलने का मतलब है ताप और प्रेशर बोलने का मतलब है दाब। ये दो वर्ड याद रखना है, तो इन दो वर्ड से ही आपको क्वथनांक डिफाइन होता है। और आगे चल के हम बताने वाले हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर पे ही क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट किसी भी द्रव का डिपेंड करता है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी द्रव का बॉइलिंग पॉइंट दो वैल्यू पे डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर पे और दूसरा प्रेशर पे। कैसे करता है आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब देखो मेरी तरफ से एक डेफिनेशन चाहो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, ताप का वह न्यूनतम मान जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू हो जाता है, जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू हो जाता है वायुमंडलीय दाब पर, उबलना शुरू हो जाता है वायुमंडलीय दाब पर, उस द्रव का वह जो न्यूनतम ताप का मान है, उस द्रव का वह जो न्यूनतम ताप का मान है क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, वही क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। चाहो तो ये पॉइंट्स लिख सकते हो। तो यहाँ पे दो बात हम लोग किए कि कोई भी लिक्विड है तो वो उबलना शुरू हो जाता है, तो जिस टेम्परेचर वैल्यू पे वो उबलना शुरू हो जाता है उस टेम्परेचर वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का जो वैल्यू होता है वो टेम्परेचर पे और प्रेशर पे दो चीज़ों पे डिपेंड करता है।
बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, तापमान पे और दाब पे। ये एकदम दिमाग में डाल के रख लो। देखो अगर इंग्लिश में बोला जाए तो द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच, तापमान का वो वैल्यू या ताप का वो वैल्यू, ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, जिसपे कोई लिक्विड जो है बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मतलब होता है वायुमंडलीय दाब, इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट्स बोलेंगे। उस टेम्परेचर वैल्यू को ही बॉइलिंग पॉइंट्स बोला जाता है। और मैं आप लोग को बता दूं कि इस धरती पे, ठीक है, अलग अलग जगहों पे वायुमंडलीय दाब अलग अलग रहता है। जैसे मैदानी एरिया है तो वहाँ का वायुमंडलीय दाब अलग रहेगा, पहाड़ी एरिया है तो पहाड़ के ऊपर वायुमंडलीय दाब अलग रहता है, पानी के अंदर यानी कि समुद्र के अंदर अगर बात करें तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट वायुमंडलीय दाब अलग रहता है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, दो वैल्यू पे डिपेंड किया, टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। चलो आगे और हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में बात करेंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं जल का क्वथनांक क्या होता है। तो ये आप लोग को ये पॉइंट याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने लिखा है जल का क्वथनांक 373 केल्विन या 100 डिग्री सी होता है। 100 डिग्री सी मतलब 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसको याद रखना। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सी होता है। लेकिन ये जो लिखा गया है ये कुछ सर्टेन वैल्यू के लिए, कुछ सर्टेन कांस्टेंट वैल्यू के लिए होता है। ठीक है, अगर पानी को अगर पहाड़ पे, मान लो पहाड़ के ऊपर में बॉयल किया जाए तो वहाँ पे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है कि घटता है, इस बात पे अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो 100 डिग्री सी है एक आइडियल कंडीशन है, बट अगर जगह चेंज होगा, ठीक है, दाब का वैल्यू घटेगा बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा बढ़ेगा, यानी कि पानी का क्वथनांक जो होगा ये इतना नहीं रह जाएगा। ठीक है, मेरे बोलने का मतलब फिर से समझ लो, अगर वायुमंडलीय दाब थोड़ा सा बढ़ेगा या घटेगा तो ये जो क्वथनांक है इसका भी वैल्यू बढ़ घट सकता है। ठीक है, भंडरवाल एक्चुअली क्या है ना, भंडरवाल का तो यहाँ पे नाम ले लिए, चलो भंडरवाल के बारे में भी बता देते हैं। जैसे कोई पानी होता है ना, तो पानी का जो मॉलिक्यूल्स होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है वो H2O होता है। ठीक है, यानी कि 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन अणु को मिला के क्या बना हुआ, एक मॉलिक्यूल्स बना हुआ है। यानी कि मान लो फिर से हम बता देते हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिल के वाटर के यानी कि पानी के एक अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिल के पानी के एक मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। तो एक हमारा यहाँ पे देखोगे ऑक्सीजन रहेगा और इससे 2 जुड़ा हुआ हाइड्रोजन रहता है, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको वैन प्रेशर या वैन फोर्स बोलते हैं। आगे चल के उसको भी हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है ना कि जब टेम्परेचर देते हैं ना तो ये जो दोनों के बीच में बॉन्डिंग होता है वो बॉन्डिंग क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, वो बॉन्डिंग क्या हो जाता है, टूट जाता है, जिसके कारण ये अलग अलग होकर क्या होने लगते हैं, ऊपर आने लगते हैं। तो ये सारी बातों पे, इन सारी चीज़ों को हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक दूसरा जो होता है ना, आप लोग शायद पढ़े होंगे, जब आगे नहीं भी पढ़े हुए तो कोई बात नहीं है, हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में एक फार्मूला पढ़ाएंगे, PV = nRT। ये बहुत ही फेमस फार्मूला है, PV = nRT। यहाँ पे P जो होता है प्रेशर होता है, क्या होता है, प्रेशर यानी कि दाब होता है, V हमारा वॉल्यूम होता है, N जो होता है नंबर ऑफ मोल्स होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है। अभी नहीं भी समझ में आएगा तो चलेगा। ठीक है, R जो होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ गैस होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ गैस होता है। ठीक है, और लास्ट में T जो होता है टेम्परेचर होता है। तो आगे इस थ्योरी से भी हम आप लोग को बता देंगे, ठीक है, कि प्रेशर और टेम्परेचर से कैसे किसी लिक्विड का लेना देना है। ठीक है, तो चलो आगे हम लोग बात करेंगे। तो इस थ्योरी को यहाँ पे बस बता दिए कि आगे चल के ये हम लोग को मिलेगा और फिर से इस टॉपिक को हम लोग डिफाइन करेंगे। क्लियर है? चलो, तो आपको याद रखना है जल का क्वथनांक कितना होता है, 373 डिग्री। 373 डिग्री 100 डिग्री सी के बराबर होता है। ये कैसे बराबर होता है, तो पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो 273 केल्विन के बराबर होता है, 273.16 केल्विन के बराबर होता है। मान लो राउंड फिगर में लिखते हो तो कितना हो जाएगा, 273
केल्विन हो जाएगा। अब इसका टेम्परेचर जो है डिग्री सेल्सियस में इसमें 100 ऐड कर दिए, 100 ऐड इसमें करोगे कितना, ये 0 डिग्री सेल्सियस था, इसमें 100 डिग्री सेल्सियस ऐड करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी 100 ऐड करना पड़ेगा, तब तो इक्वेशन बैलेंस होगा। तो 273 करोगे केल्विन प्लस 100 यहाँ पे भी करोगे, यहाँ पे 100 ऐड किए तो यहाँ पे भी 100 ऐड करोगे, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में 100 ऐड किए, यहाँ पे केल्विन में 100 ऐड किए, तो यहाँ पे आएगा क्या, इसको सॉल्व करोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना आ जाएगा, 273 प्लस 100 यानी कि 373 केल्विन आ जाएगा। यानी कि आप बोल सकते हो 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन के बराबर होता है। यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ, जल का क्वथनांक 373 केल्विन तथा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बिल्कुल याद रखना, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 273 केल्विन और 100 डिग्री सी। बिल्कुल याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे हो सकता है एग्जाम्स में पूछा जाए। अगला पॉइंट क्या है, अशुद्धि की उपस्थिति से क्वथनांक का मान बढ़ जाता है, VBI है, बिल्कुल पूछा जाएगा। ठीक है, दम VBI है, आप टिक लगा लो, याद कर लेना। ठीक है, चाहे जैसे भी याद करना, जी मर के कैसे भी ठीक है, मरना मत यार, जीते रहो, हजारों साल जियो, क्यों मरोगे, है ना। जी मर के मतलब समझ रहे हो ना, कहावत है। तो जी मर के जैसे भी याद रखना अशुद्धि के कारण, यानी कि इम्प्योरिटी अगर प्रेजेंट होगा किसी द्रव में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, घट जाता है। अशुद्धि रहेगा तो मेल्टिंग पॉइंट घटता है, अशुद्धि रहेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। एकदम याद रखना, पूरे अच्छे तरीके से दिमाग में डाल लो। मेल्टिंग पॉइंट अशुद्धि के कारण क्या होता है, घटता है, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ठीक है, पहले घटा, पहले हम लोग क्या पढ़े, मेल्टिंग पॉइंट, तो वो पहले घटाए थे। ठीक है, और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में चीज़ों को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। कैसे भी याद रखना, चाहे जैसे भी याद रखना है, याद रखना काम आपका है। चलो अगला पॉइंट क्या है, दाब और क्वथनांक एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, ये जो पॉइंट है ना, एकदम कमाल का पॉइंट है, मजा आ जाएगा। दाब और क्वथनांक एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ठीक है, दाब बोलने का मतलब प्रेशर है, और क्वथनांक बोलने का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके कहीं पे लिख लेना। चलो, अब जो पॉइंट हम लोग अभी पढ़े उसको थोड़ा डील करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दाब और क्वथनांक एक दूसरे का समानुपाती होता है। तो इसको आप लिख सकते हो क्या, दाब जो है समानुपाती का ये सिंबल होता है, किसके समानुपाती है भाई, तो क्वथनांक के। दम इसको याद रखना, इसका मतलब क्या है अभी थोड़ा सा देर में समझाते हैं। दाब का मतलब हो गया प्रेशर, प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, क्वथनांक यानी कि BP बॉइलिंग पॉइंट। ब्लड प्रेशर मत समझ लेना, BP का मतलब ब्लड प्रेशर नहीं समझना, BP का मतलब क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि प्रेशर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BP यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होगा। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। ठीक है, थोड़ा सा बादाम उदाम खाओ ऐसे बादाम खाने से बुद्धि नहीं बढ़ता है। ठीक है, ठोकर खाने से बुद्धि बढ़ता है, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब ये है कि प्रेशर का वैल्यू अगर बढ़ेगा, समझोगे, प्रेशर का वैल्यू बढ़ेगा, ये एरो हेड ऊपर की तरफ है यानी कि बढ़ रहा है, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है BP जो है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में लिख लेना, दाब का वैल्यू बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, दाब का वैल्यू बढ़ेगा तो क्वथनांक का भी वैल्यू बढ़ेगा। अच्छा, प्रेशर का वैल्यू घटेगा, घट रहा है, यहाँ पे एरो हेड नीचे की तरफ है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, घटेगा। आया बात समझ में। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है। तो आप ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको अगर याद रखोगे तो बहुत तरह का क्वेश्चन जो घुमाया फिराया हुआ क्वेश्चन रहता है उसको सीधी तरीके से करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखो, पहाड़ों पे वायुमंडलीय दाब का मान कम होता है, अतः जल कम ताप पर ही उबलने लगता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पहाड़ पे या पहाड़ों पे पानी का बॉइलिंग पॉइंट घटता है कि बढ़ता है। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि पहाड़ पे यानी कि पहाड़ों के ऊपर, ठीक है, पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ जानते हो ना, ठीक है, कभी जाओ कुल्लू मनाली घूमने उमने यार पहाड़ों पे, तो कभी गए होगे या नहीं भी गए हो तो कोई बात नहीं, फ्यूचर में जाना। ठीक है, तो पहाड़ों के ऊपर अगर पानी को गर्म किया जाए तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो घटेगा कि बढ़ेगा। तो ओबियसली पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पहाड़ के ऊपर दाब का वैल्यू कम होता है कि ज़्यादा होता है।
ठीक है, तो अगर नहीं जानते हो तो जान जाओ, या हो सकता है आप जानते हो तो वेरी गुड। तो पहाड़ के ऊपर दाब का वैल्यू कम होता है। अब भैया जब दाब का वैल्यू कम होता है यानी कि प्रेशर का वैल्यू कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो इसका मतलब है कि वो कम ही टेम्परेचर पे, कम ही ताप पे पानी उबलने लगेगा। ठीक है, जैसे मान लो नॉर्मल मैदानी एरिया में 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता है। कितना डिग्री पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। आप अपने घर में, मैदानी एरिया में आपका घर है, ठीक है, पहाड़ वहाड़ वाला जगह पे नहीं घर है, मैदानी एरिया में आपका घर है, तो वहाँ पे पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वही सेम पानी को, सेम चूल्हा को उठा के, सेम बर्तन को उठा के चले गए किसी पहाड़ के ऊपर में, ठीक है, उतना ही मात्रा में पानी को गर्म करना शुरू किए, तो क्या देखोगे कि पानी जो है ना 100, एक थर्मामीटर भी लेते जाना यार टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो आप क्या देखोगे, चलो ये सब मजाक की बात है, तो वहाँ पे क्या देखोगे कि जो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे घर में उबलता था वो हो सकता है कि 90 डिग्री पे या 80 डिग्री सेल्सियस पे ही उबलना शुरू हो जाए। बड़ा कमाल का बात है यार। ठीक है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहाड़ों के ऊपर में पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्यों, व्हाट इज द रीजन। ठीक है, तो आपको वहाँ पे देखना होगा कि आंसर ऑप्शन क्या है। तो वहाँ पे देखना होगा कि वहाँ का तापमान घट जाता है, सॉरी दाब घट जाता है, दाब बढ़ जाता है, इस तरीके से ऑप्शन बनाया हुआ रहेगा। आप कॉन्सेप्ट सीखे हुए हो ना, तो कोई भी ऑप्शन दे, कैसे भी क्वेश्चन को घुमा फिरा दे, आप उसको सीधी तरीके से समझ जाते हो। आया बात समझ में, सीधी सीधी भाषा में। तो पहाड़ों के ऊपर दाब का वैल्यू कम हो जाता है, जिसके कारण वहाँ का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, जिसके कारण कम ही टेम्परेचर पे आपका पानी उबलने लगता है। या फिर दूध होगा, दूध भी एक लिक्विड है, द्रव है, वो भी कम ही टेम्परेचर पे क्या होगा, उबलने लगेगा, चाहे द्रव किसी भी फॉर्म में हो, दैट इज नॉट मैटर। अगला पॉइंट पढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बचपन से ही हम लोग को पढ़ाया गया है, 9th में भी सर पढ़ाए होंगे। ठीक है, चलो हम भी पढ़ा देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, प्रेशर कुकर के अंदर में हम बार बार पूछा जाता है कि प्रेशर कुकर के अंदर में खाना क्यों जल्दी पक जाता है। वाई इनसाइड द प्रेशर कुकर द फूड इज प्रिपेयर्ड सो फास्ट। ठीक है, या द फूड इज कुक्ड वेरी फास्ट। कैसे प्रेशर कुकर के अंदर में खाना जल्दी पक जाता है, उसका कारण क्या है। तो अगर बहुत ही आसान शब्दों में बताएं तो आप लोग प्रेशर कुकर देखे होंगे, सारे लोगों के घर में प्रेशर कुकर होगा। तो प्रेशर कुकर का बनावट कैसा होता है भाई, एक बर्तन रहता है, उसका ढक्कन रहता है, और ढक्कन भी बहुत एयर टाइट रहता है, पूरा रबड़ लगा के उसको टाइट किया रहता है। जब कोई खाना उसमें पकाते हो तो उसका जो भाप होता है वो बाहर नहीं आता है। ठीक है, जिसके कारण उसका प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके अंदर में पानी या जो भी खाना रखा गया है उसका प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने के कारण बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। यानी कि जो पानी कम ही टेम्परेचर पे उबलने लगता था वो अब ज़्यादा टेम्परेचर पे उबलेगा। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, चीज़ों को समझोगे। तो होता क्या है कि प्रेशर बढ़ा तो खाना जो भी रखा है, मान लो दाल बना रहे हैं, तो दाल का जो भी दाल होगा उसका भी क्या होगा, उस पर प्रेशर का वैल्यू बहुत ज़्यादा लगेगा, दाल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा, जिसके कारण क्या होता है कि उसमें खाना जल्दी पक जाता है। प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर का नाम प्रेशर कुकर क्यों है, प्रेशर का मतलब क्या होता है, दाब, उसमें दाब का वैल्यू अधिक रहता है। ठीक है, ऐसे भी हम लोग कोई खाना बनाते हैं, नॉर्मल सब्जी भुजिया भी बनाते हैं, या मम्मी लोग घर में बनाते रहती हैं हम लोग की, तो वहाँ पे भी देखोगे कि सब्जी वगैरह भी बनाती है तो कढ़ाई में भी अगर बनाती है तो किसी ढक्कन से ढक देती है, या थाली से या किसी प्लेट से ढक के बनाती है। ठीक है, ताकि भाप बाहर नहीं निकले और वहाँ का प्रेशर क्या हो, ज़्यादा हो, ज़्यादा प्रेशर रहेगा, खाना जल्दी बन जाएगा। अब इस पर एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसको पढ़ लेना, समझ जाना, जो अभी बताया वही चीज़ लिखा हुआ। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन लिखा हुआ, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, वाई डज फूड कुक फास्टर इन प्रेशर कुकर। पहला ऑप्शन है अधिक दाब पर पानी कम तापमान पे उबलने लगता है। अधिक दाब पर मतलब प्रेशर कुकर में अधिक दाब होता है, पर अधिक दाब पर पानी कम तापमान पे उबलने लगता है। क्या ऐसा हम पढ़ाए अभी कि दाब, अधिक दाब होगा तो पानी कम ही ताप पे उबलने लगेगा, ऐसा तो हम नहीं पढ़ाए। हमने बताया क्या कि टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ पे, या प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का डायरेक्टली रिलेशन है। तो पहला ऑप्शन तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। अभी यही चीज़ तो बताए कि दाब का वैल्यू बढ़ जाता है तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अधिक दाब पर
यानी कि दाब का वैल्यू अधिक होगा तो पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। बिल्कुल सही ऑप्शन है, यही आंसर होगा। बट बाकी के दो ऑप्शन भी पढ़ लेने चाहिए। पानी 100 डिग्री सी पर ही उबलता है लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। बिल्कुल सही बात नहीं है। हम कुछ ही देर पहले बताए हैं कि ऐसा नहीं होता है। जब यहाँ पे हम ये बात बता रहे थे जल के बारे में, ठीक है, जल ही जीवन है तो जल ही जीवन छोड़िए, अभी हम लोग अपने मुद्दे की बात करेंगे। तो जब ये मैं पॉइंट आप लोगों को बता रहा था तो मैंने बताया था कि ये एक आइडियल कंडीशन है, लेकिन प्रेशर का वैल्यू चेंज होता है तो इस पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, चेंज होता है। और प्रेशर कुकर के अंदर में जो प्रेशर हमने ये बताया था कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये दाब पर निर्भर करता है। दाब का वैल्यू कहीं पे बढ़ेगा घटेगा तो ऑब्वियसली इसका बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो सकता है, क्वथनांक भी चेंज हो सकता है। यही तो बोल रहा है। इसमें क्या बोल रहा है कि पानी 100 डिग्री पर ही उबलता है। जी नहीं, यानी कि ये बोल दिया कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी ही होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। अगला पॉइंट क्या है, कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती है। कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती है, ये भी गलत है। आंसर, सही आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक हम लोगों ने प्रश्न भी कर लिया। एक काम कीजिए, फटाफट वीडियो पॉज कीजिए, यहाँ तक लिख लीजिए। अगला हिमांक पढ़ने वाले हैं, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ेंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है उसका नाम है हिमांक, जिसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। सबसे पहले आप लोग समझिए कि फ्रीज क्या होता है। फ्रीज वर्ड का मतलब क्या होता है, तो फ्रीज वर्ड का मतलब होता है जमना। ठीक है, जैसे हमारा पानी जो है जम के बर्फ बन जाता है, तो पानी जो बर्फ बनता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जम गया। पानी जो है जम गया, ऐसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा या देखा क्या होगा, हम लोग रोज अपने निजी लाइफ में भी देखते रहते हैं। हमारे घर में जो फ्रीज होता है जिसको हम लोग रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, तो उसके अंदर में क्या कर एक फ्रीजर वाला सेक्शन होता है। ठीक है, नाम ही है उसका फ्रीजर। ठीक है, फ्रीज के अंदर में एक ऊपर में एक सेक्शन बना हुआ रहता है, फ्रीजर उसको बोला जाता है। जब पानी को बर्फ बनाना होता है, यानी कि पानी से बर्फ बनाना रहता है, तो फ्रीजर में क्या करते हैं, किसी बर्तन में पानी रख के उस फ्रीजर के अंदर में पानी को रख दिया जाता है। और कुछ टाइम के बाद हम लोग देखते हैं कि जो पानी है ना वो धीरे धीरे जम गया, फ्रीज हो गया। पानी जो है क्या हो गया, फ्रीज हो गया। फ्रीज होने का मतलब है कि पानी अब बर्फ बन गया। या फिर सुने होंगे न्यूज़पेपर में या कभी गए होंगे तो जानते होंगे आप कि जैसे जम्मू कश्मीर या श्रीनगर में वेदर का तापमान जो है बहुत ही कम हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे पानी जो है बर्फ़ बन जाता है। इवन नदी और नाला जो भी है जहाँ पे भी पानी है वहाँ का पानी भी बर्फ़ बन जाता है। ठीक ना, मतलब बाथरूम का भी पानी जो बाल्टी में थोड़ी देर छोड़ दो पानी को तो वो तुरंत क्या हो जाता है, बर्फ़ बन जाता है। ठीक है, तो एक बात तो इन सारी बातों से कंफर्म है कि फ्रीज होने के लिए, मतलब द्रव को ठोस अवस्था में परिवर्तित होने के लिए तापमान जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई पदार्थ अपना अवस्था परिवर्तन करता है तो वहाँ पे टेम्परेचर का बात जरूर होता है। ठीक है, और हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि तापमान बढ़ने से द्रव के अंदर के जो अणु और परमाणु होते हैं उनका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है ठोस जो है द्रव अवस्था में, द्रव से गैस अवस्था में चला जाता है टेम्परेचर बढ़ने के कारण। लेकिन वही अगर उल्टा प्रोसेस देखा जाए, टेम्परेचर जैसे जैसे घटता है तो उनका जो अणु का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको गतिज ऊर्जा और हम लोग स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, तो वो दोनों वैल्यू जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है वैल्यू कम होते जाता है, जिसके कारण गैस से द्रव, द्रव से ठोस अवस्था में चला जाता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग जो टॉपिक है उस पर फोकस करते हैं। चलो थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ते हैं। हमने क्या लिखा, वह निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ अपनी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है अर्थात जम जाता है, उस पदार्थ का हिमांक कहलाता है। थोड़ा सा फिर से हम रिपीट करते हैं, वह निश्चित ताप। निश्चित ताप मतलब डेफिनिट टेम्परेचर भी बोल सकते हो या कांस्टेंट टेम्परेचर भी बोल सकते हो, जिस पर कोई पदार्थ अपनी द्रव अवस्था से, कोई पदार्थ है वो किस अवस्था में, द्रव अवस्था में यानी कि लिक्विड स्टेट में है, से ठोस अवस्था में यानी कि सॉलिड स्टेट में परिवर्तित हो जाता है। द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में या लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में बोल सकते हैं। ठीक है, अर्थात जम जाता है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग जमना भी बोलते हैं। यहाँ पे देखो जम जाता है लिखे हैं, उस पदार्थ का हिमांक कहलाता है। ठीक है, तो अब इस बात को ऐसे समझिए कि टेम्परेचर का वो मिनिमम वैल्यू, ठीक है, या
ताप का वह न्यूनतम वैल्यू जिस पर कोई पदार्थ अपने द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तापमान के उस न्यूनतम वैल्यू को या ताप के उस न्यूनतम वैल्यू को हिमांक बोलते हैं या फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसको इंग्लिश में हमने क्या लिखा, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड फ्रीजेज टू सॉलिड इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, कोई टेम्परेचर वैल्यू, बात फिर से टेम्परेचर पे घूम फिर के आ गया, तो वो टेम्परेचर वैल्यू जिस पे कोई लिक्विड जो है फ्रीज होके क्या बन जाए, सॉलिड बन जाए, तो उस टेम्परेचर वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक। चलिए, तो ये तो डेफिनेशन रहा। जो काम का बात है उस पर आते हैं हम लोग। काम का बात यानी कि हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जल का हिमांक क्या होता है, जल का फ्रीजिंग पॉइंट यानी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो हमने लिखा है जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है। एकदम VVI है, रट्टा मार लेना। ठीक है, VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लोगों को, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को ये बात पहले से भी पता होगा, ये कुछ नया नहीं है। क्लियर है। तो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे ये फ्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, कोई बर्तन में पानी ले लो और इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे रख दो। जैसे ये बर्तन में पानी ले लो और इसको कहाँ पे रख दो, फ्रीज में रख लो, जहाँ का टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, बर्फ़ बनने लगेगा। क्या बनने लगेगा, बर्फ़ बनने लगेगा। अगर 0 डिग्री सेल्सियस करके छोड़ दोगे कुछ टाइम तक, आपको 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं ले जाना है। जैसे मान लो पहले से ये पानी जो है 10 डिग्री सेल्सियस पे था, 10 डिग्री सेल्सियस पे था, तो ये पानी के फॉर्म में था। ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में था, सॉरी पानी के फॉर्म में नहीं है, बोल सकते हो कि आप लिक्विड के फॉर्म में था, ये द्रव अवस्था में था। और जैसे जैसे इसका टेम्परेचर घटा के धीरे धीरे टेम्परेचर घटाते गए और कहाँ पे पहुँच गए, 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच गए। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ का रूप लेने लगता है। और कुछ देर तक, निश्चित वैल्यू का मतलब क्या होता है, एक ही वैल्यू। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करके कुछ देर तक छोड़ दो, या उससे थोड़ा सा भी टेम्परेचर कम भी रहेगा तो चलेगा, तो छोड़ दोगे उसको 0 डिग्री सेल्सियस तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, बर्फ़ हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ बड़ा कन्फ्यूजिंग रहता है, तो इसको पहले तो याद रखना, जो कन्फ्यूजन वाला पार्ट है उसको बाद में करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अशुद्धि के उपस्थिति में हिमांक का मान बढ़ जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी इंक्रीजेज फ्रीजिंग पॉइंट। पिछला जो टॉपिक पढ़े थे जिसको क्वथनांक बोले थे, बॉइलिंग पॉइंट बोले थे, तो क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, अशुद्धि के कारण इन दोनों का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। देखो यहाँ पे हमने लिखा भी है, प्रेजेंस इन इम्प्योरिटी इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट, मतलब यहाँ पे भी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अशुद्धि की उपस्थिति में क्वथनांक का मान बढ़ता है। आपको याद रखना बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। अशुद्धि अगर प्रेजेंट होगा किसी पदार्थ में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों बढ़ता है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट में हमने बताया कि अशुद्धि रहेगा तो घटेगा। बिल्कुल याद रखना, ये क्वेश्चन हो सकता है कि पूछा जाए, VVI ये भी है। ठीक है, VVI आप लोग भी लिख लेना। तो चलो, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट। अब एक कन्फ्यूजन वाला जो पार्ट है उसको भी डील कर लेते हैं। जब हम लोग मेल्टिंग पॉइंट पढ़े थे, तो वाटर का जब मेल्टिंग पॉइंट का बात किया जाता है, जल का जब मेल्टिंग पॉइंट का बात किया गया था, तो वहाँ पे हम लोगों ने बात किया था कि पानी का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो बहुत स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो सकता है। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों का वैल्यू सेम होता है। ठीक है, सेम होता है, बिल्कुल सही है, कोई इसमें गलत वाला बात नहीं है, आप याद रखना। अब देखो इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो हमने बताया कि तापमान का वह न्यूनतम वैल्यू जिस पे कोई पदार्थ अपने ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाता है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो हम लोगों ने बात किया था कि बर्फ़ को जब 0 डिग्री सेल्सियस दिया जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे वो बर्फ़ के फॉर्म में रहता है, लेकिन जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस दिया गया या उससे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया गया, तो वो क्या हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस के से वो 0 डिग्री सेल्सियस से वो से बोल रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस से वो क्या होने लगता है, जैसे टेम्परेचर उसका ऊपर बढ़ने लगता है तो वो मेल्ट होने लगता है, मतलब पिघलने लगता है। ठीक है, ये बात बताए थे। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या है,
तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री से, जैसे कोई पानी पहले से पानी है मतलब द्रव अवस्था में, कोई पदार्थ जो है द्रव अवस्था में, या मान लो पानी ही है, तो पानी एक द्रव है, पानी का ही अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो पानी पहले से लिक्विड स्टेट में है यानी कि अपने द्रव अवस्था में है, ठीक है, जैसे 10 डिग्री सेल्सियस पे। अब टेम्परेचर जैसे जैसे घटाने लगे तो जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचोगे तो ये बर्फ बनने लगता है। तो 0 डिग्री से नीचे जैसे जाते हैं, 0 डिग्री से फिर से 0 डिग्री आ गया समझ रहे हो ना, तो बड़ा ये यार कंफ्यूजिंग है। तो जैसे जैसे 0 डिग्री से नीचे आने लगोगे, यानी कि 0 डिग्री आया ना और से आया, ठीक है, तो इसलिए 0 डिग्री ही इसका क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो हम यहाँ पे नोट पॉइंट में लिख देते हैं, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन वाला बात नहीं है। यानी कि पानी का जो, आप लोग इसको चाहो तो लैंग्वेज में लिख सकते हो, पानी का गलनांक और हिमांक दोनों बराबर होता है। पानी का लिख लेना, पानी का गलनांक और हिमांक दोनों बराबर होता है, ठीक है। इंग्लिश में अगर लिखें, द मेल्टिंग पॉइंट, द वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, द वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज सेम ऑफ वाटर, ठीक है। पानी का ये दोनों वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, VVI है, नोट पॉइंट में लिख लेना। तो चलो आज के वीडियो लेक्चर में यहीं तक, ठीक है। अगले वीडियो लेक्चर में और 2 टॉपिक बचा हुआ उसको पढ़ेंगे। थैंक यू।